आज हम लोग रासायनिक संयोग के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या इसको कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। समझते हैं क्या है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम। हमारे पास जो भी तत्व होते हैं, जब वो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो वो कुछ खास नियमों का अनुसरण करते हैं। इसमें पहला नियम है क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ये द्रव्यमान पे आधारित है। आप देख रहे हैं द्रव्यमान का संरक्षण से संबंधित है। नियम है क्या? इस नियम में वैज्ञानिकों ने यह बताया, ये सभी नियम वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं। तो इस नियम में वैज्ञानिकों ने यह बताया कि हमारे पास जो भी पदार्थ हैं, जब वे रासायनिक क्रिया करते हैं, जब वे किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो हम जितना प्रारंभ में शुरू में जितना भी पदार्थ लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए, अंत में भी वे उतने ही प्राप्त होते हैं। भले ही वो दो या दो से अधिक भागों में बट जाएं, लेकिन शुरू में हम जितना रासायनिक पदार्थों को लेंगे, अंत में भी हमको उतना ही रासायनिक पदार्थ मिलता है। मतलब उसके जो द्रव्यमान है, उसके द्रव्यमान में कोई कमी नहीं होती है, उसके द्रव्यमान संरक्षित हो रहता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसके बाद हम इसकी परिभाषा को लिखेंगे। हम एक एग्जांपल लेके पहले आपको समझा रहे हैं। क्या? आप HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड लीजिए। इसका नाम क्या है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। जब आप मर्क्यूरिक ऑक्साइड को लेकर और इसको किसी नली में गर्म करते हैं, तो जब आप 100 ग्राम HgO लेते हैं, कितना? 100 ग्राम, और इसको इस नली में डाल के गर्म करते हैं, क्या? हीट देते हैं। ये जो HgO होता है, ये Hg प्लस O2 में बदल जाता है। इसमें जो Hg प्लस O2 की मात्रा होती है वो 7.4 ग्राम O2 होता है, मतलब ऑक्सीजन होता है। और जो Hg की मात्रा होती है, इस हीट को हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, ये हीट का सिंबल है। जो Hg की मात्रा होती है वो 92.6 ग्राम के एबोव होती है। जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये भी 100 ग्राम के बराबर होता है। मतलब आपने जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया, उसको आपने जो परख नली में या जो भी आपके पास नली है उसमें डालकर जब आप उसको गर्म करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं मतलब अभिक्रिया कराते हैं, जब भी उसके पार्टिकल्स गर्म करने पर दूर दूर होंगे तो उनमें कुछ रिएक्शंस होगा। उनमें जो रिएक्शन होता है तब वो Hg प्लस O2 में टूट जाता है, क्योंकि HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड इन्हीं मर्क्यूरिक और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसलिए इसके बीच में जो कॉम्बिनेशन बनता है वो 92.6 ग्राम का और 7.4 ग्राम का कॉम्बिनेशन होता है। और जब दोनों का ऐड करते हैं तो ये भी 100 ग्राम होता है। शुरू में आपने 100 ग्राम मर्क्यूरियम लिया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, अंत में भी आपको इतना ही मिला, लेकिन वो दो पार्ट में टूट गया।
मतलब यही है कि जब जितना आप शुरू में पदार्थ लेते हैं अंत में भी हमको उतना ही पदार्थ मिल जाता है। मतलब अभिकारक की मात्रा, जो आप रिएक्शन कराने के लिए पदार्थ लेते हैं उसको अभिकारक करते हैं, और जो बाद में हमको मिलता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। तो आपने जितना अभिकारक लिया अंत में आपको उतना ही उत्पाद मिल जाए, ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब उसमें जो द्रव्यमान था वो संरक्षित है। इस रिएक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं? इसी रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि हमने मर्क्यूरिक ऑक्साइड का 100 ग्राम लिया। जब हमने इसको रिएक्शन कराया, हीट कराया परख नली में डालकर, जब गर्म किया तो ये हमको Hg क्या देता है? Hg प्लस O2। O2 मतलब ऑक्सीजन और Hg मतलब मर्क्यूरिक। ये मर्क्यूरिक है और ये हमारा ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन 7.4 ग्राम होता है और मर्क्यूरिक, इसको हम काले पेन से लिख रहे हैं हाईलाइट करने के लिए, तो मर्क्यूरिक 92.6 ग्राम और ऑक्सीजन 7.4 ग्राम के बराबर होता है। और जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये भी 100 ग्राम के बराबर होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि आपने जितना यहाँ पे इन दोनों को आप बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करेंगे तो इसके आगे भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्यों किया जाता है इसको हम बताएंगे आगे, जब हम आप लोग को रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ाएंगे तो वहां पे ये सब बताएंगे। बस आप ये समझ लीजिए कि इसमें देखिए जो आपका 100 ग्राम आपने जो द्रव्यमान लिया, अंत में भी आपको 100 ग्राम ही द्रव्यमान प्राप्त हुआ। इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए, इस नियम के अनुसार कौन से वैज्ञानिक दिए ये अलग बात है, हम डायरेक्ट इसके कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम, जो नियम है, इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। क्या? मतलब आप जो इस रासायनिक अभिक्रिया को कर रहे हैं तो इसमें आप HGO में जितना आप लिए हैं उतना ही रहेगा। इसमें आप और ज्यादा अपने आप ही नहीं हो सकता है इसमें, मतलब अपने आप ही ये जो 100 ग्राम है ये बढ़ नहीं जाएगा और ना ही अपने आप घट जाएगा। वही बात हम लिख रहे हैं। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही यहाँ पे न ही नष्ट किया जा सकता है। और दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लीजिए, अभिकारक की मात्रा, और डायरेक्ट इसको एक फार्मूला के रूप में लिखिए, प्रारंभ में अभिक्रिया से पहले पदार्थ का द्रव्यमान बराबर होता है अभिक्रिया के बाद पदार्थ के द्रव्यमान के। जो कि हमने आपको यहाँ के समझा दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमने अभिक्रिया से पहले जो हमने पदार्थ लिया था उसका जो द्रव्यमान था वही इसके अंत में भी द्रव्यमान बचा हुआ है। इसका हम लोग दूसरा समझते हैं। दूसरा कौन सा? ये तो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा समझते हैं स्थिर अनुपात का नियम।
स्थिर अनुपात का नियम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में जो भी शुद्ध रासायनिक यौगिक होते हैं, हम यौगिकों के बारे में बहुत ही डिटेल से पीछे चर्चा कर चुके हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, इसके बारे में हम वहाँ पे बता चुके हैं। यहाँ पे हम स्थिर अनुपात का नियम बता रहे हैं, मतलब हमारे पास जो भी शुद्ध पदार्थ होते हैं उनका जो संगठन होता है, उनका जो कॉम्पोजिशन होता है, उनके जो भारों का अनुपात होता है वो निश्चित होता है। इस नियम का मतलब यही है कि हमारे पास जो भी शुद्ध रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसमें उन तत्वों के भारों का जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है, चाहे आप उस यौगिक को कहीं से भी प्राप्त करें। इसको भी हम एग्जांपल से समझाते हैं, फिर इसका डिफिनेशन लिखते हैं। जैसे आप H2O लीजिए, आपको पता है कि H2O H2 प्लस O2 से मिलकर बना है। इसके बीच में जो अनुपात होता है वो सदैव 1:8 के अनुपात का होता है। ये 1:8 आया कैसे, इसको समझ लीजिए। जैसे ये है H2O, H2 में कितने हाइड्रोजन हैं? 2, एक H है और ये एक H है। और ऑक्सीजन कितना है? एक ऑक्सीजन हमने लिया है। H2 में आप देखिए, ये जो H है इसका भार 1 ग्राम, ये जो H है इसका भार 1 ग्राम, और इसका जो भार होता है ऑक्सीजन का वो होता है 16 ग्राम। ये कैसे होता है इसके बारे में आपको समस्थानिक, संभारिक, आइसोबार, आइसोटोप्स जो भी होते हैं उसके बारे में हम पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे आपको डिटेल में इसके बारे में बता देंगे। ठीक, इसको समझिए। यहाँ पे देखिए आप, ऑक्सीजन कितना ग्राम होगा? 2 ग्राम। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा? 2 ग्राम। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कितना है? 16 ग्राम। जब आप इन दोनों का अनुपात लेंगे तो जब काटेंगे तो ये एक बार में कटेगा, 2 × 9 2, और ये 2 × 8 16। तो आप जो देख रहे हैं इनका अनुपात है वो 1:8 में है। तो वही हम कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके पानी का निर्माण कर रहा है वो सदैव 1:8 के रूप में होता है। और यही इस नियम का मतलब है कि स्थिर अनुपात करेंगे। हमारे पास जो भी सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस, उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा एक निश्चित अनुपात में मिलकर बनते हैं। अब आप इस पानी को चाहे कहीं से भी प्राप्त करें, चाहे बारिश का पानी लें तो भी उनमें जो अनुपात होगा 1:8 में होगा। चाहे आप शुद्ध जल का नाम सुने हैं, अशुद्ध जल भी जिसको कहते हैं, जो आपको डॉक्टर्स के पास मिल जाएगा, तो शुद्ध जल जो होते हैं उसमें भी अनुपात 1:8 में होगा। आप नल का पानी लीजिए, उसमें भी जो उनका अनुपात होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो 1:8 के रूप में होगा। और यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन, इसका एग्जाम्पल यही लिख लीजिए, बस इतना ही, कंफ्यूज कर देगा वो H2O2 वाला। जैसे भी H2O के बीच में अनुपात 1:8 में होता है। और आप तालाब का पानी ले लीजिए, वहां पे भी जो अनुपात होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो भी 1:8 के रूप में होता है। तो जो यहाँ पे इसको भाषा के रूप में लिख लीजिए कि जो हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 1:8 होता है। अब आप इसका परिभाषा लिखिए। परिभाषा लिखना और भी आसान हो गया, हमने आपको इसको समझा दिया। इसको मिटाते हैं और यहीं पे लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या? शुद्ध रासायनिक यौगिकों में इस नियम के अनुसार, इन सब में खास बात क्या है कि आप इसको स्टार्ट ही यहीं से कीजिए, इस नियम के अनुसार। इस नियम के
अनुसार शुद्ध रासायनिक यौगिक एक निश्चित भारानुपात मतलब एक निश्चित भार के अनुपात में मिले होते हैं। इस नियम के अनुसार शुद्ध रासायनिक यौगिक एक निश्चित भारानुपात के रूप में संयोग करते हैं। ये तो हो गया आपका स्टेटमेंट, जो इसका स्टेटमेंट है। एकदम छोटा छोटा लिखवा रहा है जिसको आप पढ़ने में आसानी हो, समझ में आसानी से आ जाए। ठीक, यह इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि आपने इसको किस विधि से प्राप्त किया है और कहां से इसको लिया है। यह आप स्टेटमेंट लिखेंगे, यह इस विधि पर, यह उस विधि पर निर्भर नहीं करता है कि आपने इसको कहां से प्राप्त किया। ठीक, आप यहां से थोड़ा और भी चाहे तो जोड़ सकते हैं, जैसे बारिश का जल, नल का जल, तालाब का जल, आशुद्ध जल, इन सब में जो अनुपात होता है वो हमेशा 1:8 के रूप में होता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं गुणित अनुपात का नियम। तब तक आप इसको लिखिए। इसके बाद हम लोग समझते हैं गुणित अनुपात का नियम। तीसरा क्या है, और इसके बाद एक है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो हम पहले गुणित अनुपात के नियम को समझते हैं। ये दोनों ही नियम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन है बहुत आसान। गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है? गुणित अनुपात का नियम ये भी उसके रासायनिक संयोग में जो तत्वों का अनुपात होता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए कैसे, इसको भी हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, उसके बाद हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। जैसे हम कह रहे हैं, हम एक H2O और इसी से मिलकर बना हुआ एक दूसरा H2O2, इसके अनुपात के बारे में समझते हैं। इसमें आप ध्यान से देखें तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से H जुड़ा है और एक ही ऑक्सीजन से H जुड़ा है। इसमें जो ऑक्सीजन है, इसके दो ऑक्सीजन से इधर एक H जुड़ा है और इधर एक H जुड़ा है। आप दोनों में ऑब्जर्वेशन करें तो ये देखेंगे कि दोनों में जो H है वो एक ही है। H2 इसमें भी है तो H2 इसमें भी है, मतलब H2 की जो मात्रा है वो 2 ही ग्राम है। एक H2 की जो भार होता है वो 1 ग्राम, तो 2 H2 का भार 2 ग्राम। लेकिन इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन है। इसमें एक ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी? इसमें एक ऑक्सीजन की मात्रा होगी 16 ग्राम। तो यहाँ पे जो जुड़ा है वो 2:16। जब इसको आप काटेंगे
तो ये 1:8 के रूप में मिलेगा। दूसरा में जो H2 है वो तो 2 ही है, मतलब 2 ही ग्राम है, और जो O2 है वो एक ऑक्सीजन का भार जो होता है वो 16 ग्राम होता है, तो 2 ऑक्सीजन का भार 32 ग्राम होता है। जब आप इसको काटेंगे तो ये 1:16 के रूप में मिलेगा। कहने का मतलब इतना है कि यदि आप ऊपर वाले इस भार को कंसीडर करें, हम इसको मिटाते हैं, दोनों एक ही चीज था, आप ऊपर नीचे जो भी समझना चाहते लेके समझ सकते थे, हम ऊपर वाले को लेके समझ रहे हैं। नीचे वाले में जगह कम था इसलिए हम उसको मिटा दिए। आप पहले वाले में देख रहे हैं कि जो हमारे पास एक ऑक्सीजन है उसकी मात्रा 16 ग्राम है, दूसरे वाले में देख रहे हैं जो एक ही ऑक्सीजन है, उसमें 2 ऑक्सीजन, उसकी मात्रा 32 ग्राम है, और एक हाइड्रोजन है वो दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब यह नियम यही कहता है कि जब भी आप 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाकर एक रासायनिक यौगिक बनाते हैं, रासायनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उसमें एक तत्व की समान मात्रा दूसरे तत्व की अलग अलग मात्राओं से संयोग करता है, और यही होता है गुणित अनुपात का नियम। इसमें एक तत्व की समान मात्रा, मतलब हाइड्रोजन की मात्रा समान है, 2 ग्राम यहाँ पे भी 2 ग्राम यहाँ पे भी, लेकिन दूसरे तत्व की अलग अलग मात्रा, यहाँ पे वही ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी वही ऑक्सीजन है, लेकिन मात्रा दोनों में अलग है। यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा 16 ग्राम है, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा 32 ग्राम है। तो एक तत्व दूसरे तत्व के अलग अलग मात्राओं से संयोग करके जो रासायनिक कंपाउंड्स बनाता है, जो केमिकल कंपाउंड्स बनाता है, वो होता है गुणित अनुपात का नियम। तो एक लिखते हैं इसका छोटा सा स्टेटमेंट, उसके बाद एक और एग्जांपल से हम इसको समझाते हैं। फिर वही इस नियम के अनुसार एक तत्व की समान मात्रा दूसरे तत्व की अलग अलग या भिन्न भिन्न मात्राओं से संयोग करके, इस नियम के अनुसार एक तत्व की समान मात्रा दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्राओं से संयोग करके रासायनिक यौगिक का निर्माण करता है। जिसे गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल समझिए, ये तो हमारे पास एक एग्जाम्पल था, इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। आप कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए यौगिक को जानते हैं। एक होता है इसमें CO, दूसरा होता है CO2। फिर आप यहां पे देखिए, एक कार्बन की मात्रा होती है 12 ग्राम। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है CO, इसमें एक कार्बन की मात्रा 12 और दूसरे ऑक्सीजन की मात्रा 16। यहाँ पे जो अनुपात है वो 12:16 में है, और यहाँ पे जो अनुपात है वो 12:, एक ऑक्सीजन की मात्रा 16, दो ऑक्सीजन की मात्रा 32। फिर आप इसको देखिए तो आप क्या देखते हैं, इसमें जो कार्बन है
वो कार्बन दोनों में फिक्स है, मतलब 12 ग्राम इसमें है तो 12 ग्राम इसमें भी है। ये तो हो गई एक तत्व की समान मात्रा। दूसरा इसमें कंडीशन क्या है, दूसरे तत्व की अलग अलग मात्राओं से संयोग करता है। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के 16 ग्राम से संयोग कर रहा है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के 32 ग्राम से संयोग कर रहा है। मतलब जो कार्बन की मात्रा है वो दोनों में समान है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा दोनों में अलग अलग है। तो ये भी इस नियम को बताता है कि जब आप गुणित अनुपात के नियम से किसी कंपाउंड्स को बनाते हैं तो उसमें एक जो तत्व की मात्रा होती है वो अलग अलग दो तत्वों के मात्राओं से मिलकर बना होता है। वो दोनों कंपाउंड्स भी अलग होता है, नेचर में भी अलग होता है। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो आप गांव में जो देखते हैं धुआं किया जाता है, धुआं में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है जो कि बहुत ही तीता होता है। और आप साधारण जो हमारे पास व्हीकल्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उनमें जो निकलने वाली मात्रा है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारे जगहों पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे ये जो H2A है ये जल है, ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं H2A2 को। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि गुणित अनुपात का नियम क्या है। इसका जो अगला नियम है वो है व्युत्क्रमण अनुपात का नियम, गैलुसेक का नियम, और आगे जो भी नियम है अवोगाद्रो का नियम, अवोगाद्रो की नियम यहाँ पे दिया है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए।